एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोरिलेशन के बारे में बताएंगे। ऐसे तो हम लोग क्लासेस में इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन का वक्त है, तो आज हम आपको इसका न्यूमेरिकल ऐसे पहले आप लगा चुके हैं, थ्योरी भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको दोबारा आपको रिवीजन दोबारा तिबारा इसको जो भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ये हो चुका है। और हम आपको आज इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बता रहे हैं। कोरिलेशन के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। कोरिलेशन का अर्थ हिंदी में इसे सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध यानी दो चीज़ों, बहुत हम सामान्य भाषा का प्रयोग अभी कर रहे हैं, दो चीज़ों के मध्य पाए जाने वाला संबंध। अब हम सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार बात करते हैं। दो वेरिएबल्स के बीच, दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की जब हम गणना करते हैं तो यह सहसंबंध कहलाता है। और सहसंबंध हमारे को जानना, अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के संबंध में जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें इस कोरिलेशनल वैल्यू की, सहसंबंधात्मक मूल्यों की बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि आप इंटर में विषयों को चयन करते हैं, बीए में आके, ग्रेजुएशन में आके विषय को चयन करते हैं, तो किस विषय के साथ कौन सा विषय बेहतर होगा, क्या फ्यूचर होगा, किस विषय के साथ किस विषय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जैसे जनरली हम कहते हैं कि जो फिजिक्स वाले हैं मैथ के साथ, वैसे ही हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये व्याकरण इस व्याकरण के साथ ज़्यादा अच्छा होगा। आयु और जो है मेंटल लेवल, इनके बीच क्या संबंध है। यानी सामान्य जीवन में विभिन्न प्रकार के चरों के मध्य अध्ययन के आधार पर साइकोलॉजी में जो है प्रिडिक्शन किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि किस प्रकार का जो पेयर है या किस प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं कहाँ सहायक हो सकते हैं, कहाँ बाधक हो सकते हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के अध्ययन, चाहे वो आपके किसी भी, जैसे मेंटल डिसीजेस ही आप पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, तो कौन सा वेरिएबल्स पॉजिटिवली इसको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, किसके कारण यह कम होता है। तो इस तरह से हम विभिन्न चरों के मध्य जो अध्ययन करते हैं, उनके संबंधों को लेकर वह कोरिलेशन या सहसंबंध कहलाता है। इस बारे में और कुछ कहने से पहले एक दो डेफिनेशन की भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, और इसमें चैपलिन 1975 की डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच ऐसे सहभागी परिवर्तन से है कि एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से संबद्ध होता है। अब इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को आप ऐसे लीजिए कि दो चर, कोई भी दो चर हो सकते हैं, अगर एक में किसी भी प्रकार की चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन हम कर रहे हैं, किया जा रहा है, हो रहा है, और इसके कारण दूसरे वाले में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार का जो चेंजिंग दिखाई दे रहा है उसे हम कोरिलेशन कह सकते हैं, सहसंबंध कह सकते हैं। इसी प्रकार रेबर और रेबर ने भी कहा है कि सांख्यिकी में जो सहसंबंध का तात्पर्य है वह दो या दो से अधिक चरों के बीच वह संबंध है जिसमें एक चर की मात्रा में नियमित वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर की मात्रा में भी वृद्धि या ह्रास, दोनों में से कुछ भी दिखाई दे सकता है।
यानी इस प्रकार से जो दोनों ही डेफिनेशन हैं वह यही कह रही हैं कि एक में जो चेंजिंग होती है उसके कारण दूसरे में उसी जैसी चेंजिंग हो सकती है या विपरीत प्रकार की चेंजिंग हो सकती है। यानी एक वेरिएबल में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है। फर्ग्यूसन ने भी कहा है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। यानी जो दो प्रकार के चर हैं उसमें कैसा सहसंबंध और कितनी मात्रा में सहसंबंध है, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है, वह दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में एक विशेष संबंध है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि इस विशेष संबंध का जो अर्थ है वह दोनों चरों के आपस में एक तरह से सहभागी परिवर्तन यानी एक से दूसरे पर प्रभावित होने वाले परिवर्तन से है। और एक में जो परिवर्तन होता है उसी समान दूसरे में परिवर्तन हो सकता है या उसके विपरीत परिवर्तन हो सकता है। और सहभागी जो परिवर्तन है इसका अर्थ है कि एक में वृद्धि होने पर दूसरे में ह्रास हो या एक में ह्रास होने पर दूसरे में वृद्धि हो। अब हम एक बात अभी सहसंबंध के बारे में कुछ और बताने से पहले हम आपको एक चीज के बारे में बताना चाहेंगे जो आप अक्सर कहते हैं, मैम ये सहसंबंध गुणांक क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। अभी तो हमको आपको सहसंबंध के प्रकार बताना है कि सब कुछ दिशाएं बताना है, लेकिन इसके पहले हम आपको यह कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर करना चाहते हैं कि सहसंबंध गुणांक जो है हम मेजर करके जानते हैं, माप के जानते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य हम जो सहसंबंध की मात्रा को ज्ञात करते हैं उसे उस सहसंबंध की मात्रा, जैसे एक के कारण दूसरा परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, ये कोरिलेशन है, कितना हो रहा है, प्लस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, सामान्य हो रहा है, यह जो चीज है इसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा बताते हैं। चैपलिन ने इस बारे में कहा है कि दो चरों के मध्य संबंध की दशा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध कहते हैं। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स of the degree of relationship between two variables। यानी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यानी जो संबंध है उसकी मात्रा को ही हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह से गिलफोर्ड ने भी यह कहा है कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन से दूसरे की परिवर्तन किस सीमा तक प्रभावित होती है। यानी गिलफोर्ड की भी जो डेफिनेशन है वो यही बता रही है कि यह मात्र अकेली संख्या है, माने सिर्फ सहसंबंध की मात्रा को हम देखकर ही बता सकते हैं कि दोनों में धनात्मक है, दो या दो से अधिक जितने का भी हम मेजर कर रहे हैं, धनात्मक है या ऋणात्मक है। साथ ही साथ कितनी मात्रा में है इस अकेली संख्या से हम इसको ज्ञात करके बता सकते हैं। गैरेट ने इस बारे में क्या कहा है? गैरेट ने ये कहा है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों में पाया जाने वाला, दो में या दो से अधिक भी हो सकता है,
ऐसा अनुपात है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक के घटने या परिवर्तित होने से दूसरे पर किस मात्रा में प्रभाव पड़ता है। यानी एक जो वेरिएबल है अगर वो घट रहा है या बढ़ रहा है तो दूसरा कितना अधिक, कितना कम, कितनी मात्रा में उसको फॉलो कर रहा है या अपोजिट में जा रहा है। इस सब का अध्ययन हम सहसंबंध गुणांक के द्वारा कर सकते हैं। रेबर और रेबर ने भी इस बारे में यही कहा है कि सहसंबंध गुणांक ऐसी संख्या है जिससे दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संबंध की मात्रा तथा दिशा का बोध होता है। इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जितनी भी डेफिनेशन है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहसंबंध गुणांक जो है एक ऐसी संख्या है जिसके आधार पर न केवल दिशा का बोध होता है बल्कि इसके आधार पर इसकी मात्रा का भी पता लगता है। यानी एक चर के दूसरे चर पे परिवर्तन को तो देखा जा सकता है, लेकिन कितनी मात्रा में है इसको जानने के लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। अब आपको एक चीज और बता दें कि सहसंबंध गुणांक की गणना करने पर यह जो आंसर हमारा मात्रा जो हमको मिलता है उसके पहले निश्चित रूप से उस मात्रा के एक चिन्ह मिलता है, प्लस या माइनस। यह प्लस या माइनस सहसंबंध की दिशा को प्रदर्शित करता है और सहसंबंध संबंधी अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि +-1 का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन, यानी जो पूर्ण सहसंबंध है वह चाहे प्लस में हो या माइनस में हो वह 1 होता है। जब यह कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.81 से 0.99, ये ±0.81 से ±0.99 की होती है तो ऐसी स्थिति में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वह हाई प्रकार का होता है, उच्च सहसंबंध होता है। जब यह वैल्यू ±0.61 से ±0.80 होती है तो उच्च होता है। और जब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि जब ±0.8 से ±0.99 होती है इसका मतलब अत्यधिक उच्च सहसंबंध, और 0.61 से लेके 0.79 तक जो वैल्यू होती है वह उच्च सहसंबंध यानी 80 तक, 0.61 से 0.80 तक जो वैल्यू है वह उच्च सहसंबंध। 0.41 से 0.60 जो भी वैल्यू आपको बताई जा रही है वह प्लस माइनस दोनों के लिए बताई जा रही है। तो ±0.41 से या ±0.60 तक जो वैल्यू है वह मॉडरेट कोरिलेशन या साधारण सामान्य सहसंबंध को बताती है। +-21 से +-40 यानी निम्न सहसंबंध, और 0.00 से +-20 यानी ये ऐसा सहसंबंध नगण्य प्रकार का सहसंबंध है, यह कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको नगण्य सहसंबंध कहा जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख चीजें हैं उसमें सबसे पहले जो चीज है वह है सैंपल की संख्या यानी प्रतिदर्श की संख्या। जो हम n लेते हैं यानी सहसंबंध की मात्रा को प्रतिदर्श की जो संख्या है
वह अधिक प्रभावित करती है। जो सहसंबंध है वह उतना ही अधिक सार्थक होगा जितना कि हमारा सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव या बड़ा होगा। यानी n का मान जितना अधिक होता है, सहसंबंध भी उतना ही अधिक सार्थक प्रकार का होता है। इसलिए जब भी सहसंबंध की गणना होती है, यह n का जो मान होता है यह विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा जो स्कोर्स हैं उनका डेविएशन, विचलन, प्राप्तांकों में विचलन जितना अधिक होगा, सहसंबंध गुणांक उतना कम होगा, और जितना ही अधिक विचलन कम होगा, सहसंबंध गुणांक उससे उतना ही अधिक प्रभावित होगा। इसके अलावा साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वर्गांतर का आकार जो है, यह भी सहसंबंध की मात्रा को प्रभावित करता है। सहसंबंध गुणांक के द्वारा यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा हम विभिन्न तथ्यों या स्थितियों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर ये कह दे सकते हैं कि यह जो वेरिएबल्स हैं वह किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं, सहसंबंधित हैं, और इनमें किस प्रकार का एक सहसंबंध मिल रहा है। और इस संबंध में सांख्यिकी के को लेकर अनेक प्रकार के उपयोग और इसके महत्व होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक गुण, क्षमता या विशेषताओं आदि के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमको आवश्यकता होती है कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट जानें, क्योंकि इसके द्वारा हमको यह पता लगता है कि जो विभिन्न योग्यताओं का या क्षमताओं का या क्रियाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उससे हम उनका क्या उपयोग कर सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, या उसको क्या दिशा निर्देश किया जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस के लिए जब भी हम ये कहते हैं कि आप क्या लेके पढ़िए, क्या आपको सहायक होगा, क्या बाधक होगा, तो इस तरह से एजुकेशनल गाइडेंस के लिए, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसके आधार पर हम व्यवहार के संबंध में एक प्रिडिक्शन करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशनल लेवल होता है उसके आधार पर हम आगे के जॉब, वोकेशन आदि के बारे में हम गाइडेंस भी कर सकते हैं। यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक भविष्यवाणी के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए भी सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है, और जब हम परीक्षणों के विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट का उपयोग करते हैं तो यह रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कहलाता है, यह विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। साथ ही साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो उपयोग होता है वह हम कई बार वैधता के लिए भी करते हैं। वैलिडिटी, वैधता, आपने परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता पढ़ी है, तो ये वैलिडिटी के लिए भी हम सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं, और इससे विभिन्न परीक्षणों में एक जो नवनिर्मित परीक्षण होता है और पुराना जो परीक्षण होता है, मानकीकृत, अमानकीकृत, इस तरह के विभिन्न जो परीक्षण होते हैं उनके बीच सहसंबंध गुणांक को ज्ञात कर लेते हैं। इसके द्वारा जो है यह जो सहसंबंध गुणांक है, इसके द्वारा फैक्टर एनालिसिस करते समय भी
कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना होता है और इसके लिए सहसंबंध गुणांक की गणना आवश्यक होती है। तो यह तो हमने आपको बताया कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आधार पर ही आपको एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गई कि सहसंबंध की जो दिशा है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब हम आपको कोरिलेशन के प्रकार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मुख्य रूप से जो कोरिलेशन है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रा का अर्थ होता है किसी चीज को जब हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। तो जो मात्रात्मक सहसंबंध है वह 3 प्रकार का होता है। अभी तो हम आपसे कह रहे थे कि घटता है, बढ़ता है, लेकिन अब हम जब प्रकार पे चल रहे हैं तो आप विस्तार से सब कुछ जानेंगे। तो यह जो 3 प्रकार हैं यह है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य धनात्मक जो प्रकार है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर हम इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएं, एक लाइन में बताएं, तो हम कह सकते हैं कि जब दो वेरिएबल्स में जो चेंजिंग हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसका डायरेक्शन एक हो, तो इस प्रकार का सहसंबंध धनात्मक कहलाता है। अब इसको आप और अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे। और अगर हम इसको एरो से दिखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों जो एरो के निशान होंगे वह समान दिशा में होंगे। इस तरह से जब दो राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध पाया जाए कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या उसके घटने पर दूसरा भी घटे, तो इस प्रकार का कोरिलेशन धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब हम आपको बता रहे हैं ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध ठीक इसका उल्टा, यानी जो तीर है, जो एरो है, उसकी दिशाएं परिवर्तित हो जाएंगी। यानी एक चर अगर बढ़ता है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घटता है, या एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो दोनों चीजें हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके बीच पाया जाने वाला सहसंबंध ऋणात्मक है, विपरीत दिशा में है, और एक तरह से प्रत्यक्षतः हम निरीक्षण कर सकते हैं कि एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा या बढ़ने पर दूसरा घटेगा। इसको हम आपको दिखा भी रहे हैं सभी प्रकार के सहसंबंध को। और तीसरा जो सहसंबंध है वह जीरो कोरिलेशन कहलाता है, यानी बहुत एकदम स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। शून्य, यानी पहला घटे या बढ़े, इसका दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी एक वेरिएबल के घटने या बढ़ने का दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी पहला वेरिएबल घट बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल न घट रहा है न बढ़ रहा है।
इसी तरह से दूसरे के घटने बढ़ने का पहले पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस प्रकार का जो कोरिलेशन होता है वह शून्य सहसंबंध कहलाता है, जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अब हम आपको मात्रात्मक सहसंबंध के बारे में बताते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक तो लीनियर यानी रेखात्मक सहसंबंध उसको कहते हैं कि जब दो चरों के बीच, दो वेरिएबल के बीच एक ऐसा कोरिलेशन हो कि दोनों में समान अनुपात में जो भी वृद्धि या ह्रास हो उसे एक रेखीय सहसंबंध के रूप में व्यक्त किया जाए, और इसके जो सहसंबंध होने पर जो ग्राफ बनता है वह प्रतिगमन रेखा एक सरल रेखा होती है। रिग्रेशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। और इस प्रकार का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो जितनी भी सांख्यिकी प्रविधियां हैं इसी अभिधारणा पर आधारित होती हैं। इस प्रकार जो कोरिलेशन निकाला जाता है, जैसे आयु, लंबाई, इन सब के बीच सहसंबंध निकाला जाए और इसको एक सीधी सरल रेखा पर इसको प्रदर्शित किया जाए। इसमें इस तरह की जो सहसंबंध होता है इसकी गणना करने के लिए पियर्सन प्रोडक्ट मेथड का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है वक्रात्मक, कर्व लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। वक्रात्मक या आरेखीय सहसंबंध यानी इस प्रकार का, जैसा कि नाम वक्र, बीच से यह टेढ़ा हो जाता है। कैसा टेढ़ा हो जाता है ये तो हमने एक बोलचाल की भाषा आपको समझाई है। यानी जब हम इस प्रकार के कोरिलेशन को कि ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो एक सीमा तक तो दोनों चीजें एक दिशा में वृद्धि दिखाती हैं, यानी x और y जो है वह वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद एक निश्चित सीमा के बाद यह जो आपकी y एक्सिस की रेखा है वह जो है वह झुकने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसको हम आपको फिगर में भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जैसे आयु है और आयु के साथ जैसे बौद्धिक क्षमता है, वजन है या कुछ चीजें, तो जैसे जैसे आयु की वृद्धि होगी वैसे वैसे स्मरण शक्ति शुरू में तो बढ़ती चली जाएगी। बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, ये सब विशेषताएं, शारीरिक जो क्षमता है, एक आयु सीमा के बाद यह क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो एक्स एक्सिस तो बढ़ती जाएगी लेकिन वाई एक्सिस डाउन होती चली जाएगी। तो इस तरह से जो ग्राफ हमको दिखाई देगा वह वक्र के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ हम प्रदर्शित करते हैं वह दो प्रकार का होता है। एक तो जो सीधी रेखा में व्यक्त होता है और दूसरा जो कि कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो सारी विधियों के नाम भले ही हम आपको बता दें, कुछ विधियों के नाम आपको बता रहे हैं, लेकिन विधियों के बारे में सविस्तार से उन्हीं विधियों के बारे में बताएंगे, उन्हीं मेथड्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं। इस संबंध में जो सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए विधियां उपयोग की जाती हैं वह मुख्य रूप से रैंक डिफरेंस, प्रोडक्ट मूवमेंट, बाई सीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन,
फाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड, साथ ही साथ टेट्राकोरिक, और इसी के अलावा कई विधियां और हैं। तो अब हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ विधियों के बारे में बताएंगे। अब हम आपको जो एडवांस्ड कोरिलेशन मेथड के बारे में बता रहे हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप में बाई सीरियल कोरिलेशन की बात हम कर रहे हैं। बाई सीरियल कोरिलेशन जो है इसे RBIS, आर यानी छोटा आर जो है वह सहसंबंध को बताता है, BIS बाई सीरियल कोरिलेशन को। यह जो है RBIS यानी बाइसीरियल कोरिलेशन जो है पियर्सन कोरिलेशन का ही एक तरह से वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, किंतु इसका जो हम यूज़ करते हैं वह उस रूप में नहीं करते हैं जिस रूप में पियर्सन आर का यूज़ करते हैं। इस बारे में आपको हम बता रहे हैं कि जो द्विपांक्तिक सहसंबंध है, बाइसीरियल कोरिलेशन जो है, इसका उपयोग ऐसे दो चरों के बीच, ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा दो ऐसे वेरिएबल्स, यहाँ वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है कि कौन से दो वेरिएबल्स हैं जिनके आधार पर हम जो है इस प्रकार के कोरिलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें जो एक वेरिएबल होता है वह कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, और दूसरा जो है वह भी होता तो कंटिन्यूअस ही है, लेकिन उसे दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है। इसलिए जब उसे दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है तो इसे द्विभाजी चर कहते हैं। इसलिए एक चर जो है वह सतत हो गया और दूसरा जो है दो भागों में बटा हुआ हो जाता है। इस तरह से जब दो चरों के अंकों का वितरण या उनकी गणना उस समय की जाती है जब दो चरों के अंकों का वितरण सामान्य माना जाता है, दोनों जो चर हैं वितरण द्विभाजी होते हैं, रेखीय सहसंबंध वाले होते हैं और वितरण में आवृत्तियों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के सहसंबंध गुणांक का मान कभी कभी रेयर केसेस में ±1 से कुछ अधिक भी मिल जाता है। जो तुलनात्मक अध्ययन किए गए हैं उनमें यह देखा गया है कि सहसंबंध गुणांक का मान जब प्रोडक्ट मोमेंट विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है तब तो कुछ कम होता है, लेकिन जब उसकी गणना इस विधि के द्वारा दी जाती है या अन्य विधियों की जैसे ये उच्चतर विधियों के आधार पर की जाती है तो उनकी वैल्यू जो है वह कुछ अलग हो जाती है। सहसंबंध गुणांक की मान की यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो विश्वसनीयता देखी जाए तो जो बाइसीरियल है इससे जो मान ज्ञात होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू जो ज्ञात होती है वह कम विश्वसनीय प्रकार की होती है, और जो प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा प्राप्त मान होता है वह अधिक विश्वसनीय प्रकार का होता है। बाइसीरियल कोरिलेशन विधि के द्वारा जो सहसंबंध गुणांक मान प्राप्त होता है उसका उपयोग जो है वह रिग्रेशन इक्वेशन में नहीं किया जाता है, यानी इसका उपयोग प्रतिगमन समीकरण में नहीं कर पाते हैं हम। इस प्रकार से जैसे ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो प्राप्त अंक हैं वो x तथा y के रूप में हम जैसे कि विद्यार्थियों का ही है जो परिणाम है उसको हम दो श्रेणी में बांट दें, सफल
और असफल। अब इस तरह से जो दूसरा चर हो गया वह द्विभाजी हो गया। उच्च निम्न सफल असफल, इस तरह से जो हम स्वयं से उसको बांट देते हैं। बाइसीरियल मेथड का उपयोग कब करना चाहिए? बाइसीरियल मेथड का उपयोग उस समय करना चाहिए जब दो चरों के आंकड़ों की गणना करनी हो और जिसमें एक जो है सामान्य वितरण की मान्यता पर आधारित हो, और बहुधा जो ये ऐसे आंकड़े होते हैं वह स्केव्ड प्रकार के भी होते हैं। इस प्रकार जो बाइसीरियल कोरिलेशन है, इसकी गणना उन दो चरों से संबंधित आंकड़ों में करनी चाहिए जिसका वितरण निरंतर हो, लेकिन उनमें से किसी एक चर को जो है वह एक तरह से उसको दो भाग में बांट दिया गया हो, और इस दो भाग में बांटने का कारण कुछ भी हो सकता है। बाइसीरियल कोरिलेशन की गणना उस समय अधिक सूटेबल मानी जाती है जबकि द्विभाजी जो आंकड़े हैं उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अधिकांशतः मीडियन के पास पाया जाता है। इस प्रकार के कोरिलेशन की जो गणना है उस समय भी करना सही होता है जबकि द्विभाजी आंकड़े जो हैं उनमें श्रेणियों की संख्या कम हो। बाइसीरियल कोरिलेशन की जो गणना है वह उस समय करनी चाहिए जब ऑब्जर्व्ड यानी जो प्रेक्षित संख्या है, ऑब्जर्व्ड n है, उसका आकार जो है वह बड़ा हो। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं कि जब बाइसीरियल कोरिलेशन की गणना उस समय भी हम कर सकते हैं कि वह ऐसे द्विभाजी आंकड़े हों जिनमें अपूर्णता पाई जाती है, और इन आंकड़ों के लिए यह एक कल्पना भी रहती है कि आंकड़े मध्यमान से सामान्य दूरी पर नहीं हैं। जो बाइसीरियल कोरिलेशन है, इनकी गणना उन आंकड़ों के लिए भी की जाती है जो सैंपलिंग की कमी के कारण, जो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रतिचयन की विधियाँ, आपने सैंपल पढ़ा है, प्रतिदर्श पढ़ा है और सैंपलिंग पढ़ी है, यानी जो सैंपल के चयन करने की जो विधियाँ होती हैं, तो प्रतिचयन की जो कमी होती है उसके कारण परीक्षण का जो है मानकीकृत जो सैंपलिंग है वह उसमें कोई कमी हो, साथ ही साथ जो परीक्षण हमने यूज़ किया है वह मानकीकृत न हो, अथवा किसी प्रकार के डाटा कलेक्शन के कारण जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, उसके कारण जो है हमारा जो मतलब वितरण जो है वह विकृत प्रकार का होता है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना होता है कि गणना से संबंधित आंकड़े भले ही विकृत हों, लेकिन यह आंकड़े ऐसे वेरिएबल से संबंधित होते हैं जिनके संबंध में यह मान्यता होती है कि यह जो आंकड़े हैं यह सामान्य वितरण वाले हैं। साथ ही साथ बाइसीरियल कोरिलेशन का संबंध जिन आंकड़ों से निकाला जा रहा है उन आंकड़ों का रेखीय होना आवश्यक होता है। बाइसीरियल कोरिलेशन की गणना तब भी अधिक सूटेबल होती है जब दोनों चरों के आंकड़े अपने अपने मध्यमानों के दोनों ओर स्थित होते हैं। इस विधि के संबंध में, RBIS के संबंध में इसकी कुछ शर्तें भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कल के टॉपिक में हम आपको पॉइंट बाइसीरियल के बारे में भी
बताएंगे। RBIS की गणना के लिए जो फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है वह है MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा T इंटू PQ अपॉन U। कल हम आपको इसके जो शर्तें हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, इसके अलावा पॉइंट बाय सीरियल और अन्य प्रकार की सहसंबंध विधियों के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।